गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बातचीत शुरू करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर। इसके लिए जो हमारा भाग 5 है संविधान का, उसी के तहत प्रावधान किया गया है और हेडिंग कल मैंने आपको डलवाई थी, मंत्रिपरिषद। इंग्लिश में इसको कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सबसे पहले मंत्रिपरिषद के बारे में, मंत्रिपरिषद को जानने के लिए और डिटेल व्यवहारिक चीजें बाद में मैं समझाता हूं। पहले जो संविधान की भाषा है या संविधान में जो कहा गया है उसको आपके सामने रखता हूं। तो संविधान में मंत्रिपरिषद के बारे में जो बात शुरू होती है वो शुरू होती है आर्टिकल 74 से। तो डालिए अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ठीक, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। इसमें पहला पॉइंट है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। आप भाषा को ध्यान से समझिएगा। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज the president, who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice। ठीक, पहली लाइन कही गई कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। यहां तक तो बात आसान है कि उनकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। जो हेड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा। इसी में आगे जोड़ा गया, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति जब भी कोई अपना कर्तव्य निर्वहन करेगा तो ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। इसी से तय क्या हो जाता है कि राष्ट्रपति वह कार्य करेंगे जो प्रधानमंत्री कहेंगे। और यही वो लाइन है जिससे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के नाम पर लिखी हुई सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक, क्योंकि जो वो सलाह देंगे वही राष्ट्रपति करेंगे, और राष्ट्रपति के लिए संविधान में यह कसम है उनकी कि वो संविधान के अनुसार काम करेंगे। और संविधान का अनुच्छेद 74 ये कहता है कि वो प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। मतलब जो प्रधानमंत्री कहेंगे वो वही काम करेंगे, और इसी से सारी शक्ति किसके पास आ जाती है? प्रधानमंत्री के पास। हमारे ख्याल से अब तुम लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो मैंने 2-3 दिन पहले आपको डिस्कस किया था और बताया था। ठीक है, इसी में आगे जोड़ा गया, इसी आर्टिकल 74 में, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये जो बदलाव हुआ ये 44वें संविधान संशोधन से हुआ, 42वें से इसमें बदलाव हुआ, और फिर 44वें से बदलाव हुआ। 42वें से मस्ट भी जोड़ा गया था, सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। फिर जब जनता पार्टी की सरकार बनी इंदिरा गांधी के बाद, इंदिरा गांधी ने कंपलसरी कर दिया था, तो जनता पार्टी ने जो 44वां संविधान संशोधन किया उसमें ही हटा दिया और लिख दिया कि परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, और पुनर्विचार के बाद जो सलाह दी जाएगी उसके अनुसार ही राष्ट्रपति को कार्य
करना पड़ेगा। इसी में दूसरा पॉइंट है, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। द क्वेश्चन whether any and if so what advice was tendered by ministers to the president shall not be inquired into in any court। ये बात सुनने में क्या लग रहा है कि यह किसके पक्ष में है, राष्ट्रपति के पक्ष में है, लेकिन हकीकत में यह लाइन किसके पक्ष में है, प्रधानमंत्री के पक्ष में है, जिससे प्रधानमंत्री को ज्यादा ताकत मिल जाती है। क्या लिखा हुआ है कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और दी तो क्या दी। अब इस लाइन से क्या होता है कि राष्ट्रपति अगर जो कोई भी काम कर रहे हैं तो यही माना जाएगा प्रधानमंत्री के कहने पर कर रहे हैं। तो इस लाइन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे। ठीक, यहीं से प्रधानमंत्री आ जाते हैं, यहीं से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाती है और यहीं से अभी कैबिनेट का कॉन्सेप्ट समझाएंगे। ये बात हो गई अनुच्छेद 74। दो अनुच्छेद हैं 74 और 75, इन दोनों को हमें समझना है आज। फिर अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। आर्टिकल 75 अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। इसमें पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में आता है, 74 में, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस में दी गई है, 75 में। 74 में प्राइम मिनिस्टर होगा और 75 में अपॉइंट होगा। ठीक, ये अंतर है। दूसरा पॉइंट है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या से के 15% से अधिक नहीं होगी। ये जो संशोधन हुआ ये 91वां संशोधन है जो 2003 में हुआ। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें यह कह दिया गया लोकसभा या विधानसभा में चूंकि बहुमत मिल नहीं रहा था किसी दल को, समर्थन की सरकारें बन रही थीं, तो हर दल अपने मंत्री ज्यादा बनाना चाहता था। ऐसे में मंत्रिपरिषद की संख्या सदस्यों की बढ़ती जा रही थी, तो इसको संविधान संशोधन कर दिया गया कि कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल रहेगा। अगला पॉइंट है, किसी राजनीतिक दल से संबंधित संसद के किसी सदन का सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निर्धारित किया गया है, निर्धारिता की तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि से उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पद की अवधि समाप्त होगी, या जहां वह ऐसी अवधि के अवसान के पूर्व संसद के किसी सदन का कोई चुनाव लड़ता है, वहां उस तारीख तक जिसको यह निर्वाचित घोषित किया जाता है, जो भी पहले हो की अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के पद के रूप में भी नियुक्त किए जाने के लिए भी होगा। इस लाइन का सीधा सा एक मतलब कि यदि कोई व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है उसको भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको सदन का सदस्य निर्वाचित होना होगा, और यदि वह सदस्य नहीं है तो 6 महीने बाद उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। अगले पॉइंट में एक लाइन है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब हुआ राष्ट्रपति जब चाहेंगे तो मंत्रियों को हटा सकते हैं, लेकिन अब फिर वही बात, राष्ट्रपति चाहेंगे मतलब प्रधानमंत्री चाहेंगे।
मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री ही अपने मंत्रियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जब चाहते हैं हटा सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन नाम पर किसके? राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। जो हमारी मिनिस्टर्स होगी, जो मंत्री लोग होंगे, वो कहां जवाबदेह होंगे? तो वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होंगे। यहीं से इस लाइन से तय हो जाता है कि प्रधानमंत्री या मंत्री वही बनेंगे जिस दल का लोकसभा में बहुमत होगा। राज्यसभा से कोई अर्थ नहीं। लोकसभा जो चुना हुआ सदन है, जो हाउस ऑफ द पीपल है, उसमें जिसका बहुमत होगा, मेजॉरिटी होगी, वही पार्टी का प्रधानमंत्री और उसी पार्टी के मंत्री चुने जाएंगे। जो सांसद होंगे उनको जवाब कहां देना होगा? लोकसभा में। अगर जो वो लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देते हैं तो ऐसे मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, ऐसी सरकार को गिरना होगा। ठीक यही है 75 का 3 पॉइंट जो कहता है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। क्लियर हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट 4, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। प्रधानमंत्री और मंत्री किसके समक्ष शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति के। और शपथ का प्रारूप क्या होगा? जो हमारी 3rd शेड्यूल में दिया गया है। सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप हमने आर्टिकल में दे रखा है, बाकी सबकी शपथ का प्रारूप हमारे यहाँ एक अनुसूची है जिसमें शपथ के ओथ और अफर्मेशन के सारे ड्राफ्ट दिए गए हैं, उसी आधार पे शपथ होती है। राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, ये क्लियर हो गया। कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अभी ऊपर भी बताया था, यदि कोई भी आदमी जो मंत्री बन गया है लेकिन सदन में उसकी सदस्यता समाप्त हो गई है तो 6 महीने तो मंत्री बना रह सकता है, लेकिन 6 महीने की समय सीमा पूरी होने पर उसको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। अगला पॉइंट, मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। सांसद और मंत्रियों और सबके वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं, उसी से मिलेंगे, और संसद इसमें कानून बनाकर बदलाव कर सकती है या कानून के अनुसार उनको दिए जाएंगे। ये कुल बातें 75 में कही गई। इस तरह से संविधान में कैबिनेट के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में और प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो लिखा हुआ है शब्द से, वो मैंने तुम्हें पढ़ के सुना दिया। अब यहां से मामला आता है प्रैक्टिकल इसको समझने का। वो अभी हम एक फिगर बना के तुम्हें समझाएंगे, लेकिन अभी अगर जो किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक की बातचीत में तो वो तुम पूछ लो या तुम लिख के छोड़ते रहो। मैं पहले प्रैक्टिकली भी तुम्हें समझा दूं, बाद में सारे आंसर दे दूंगा। अगर जो हम मंत्रिपरिषद को समझें तो मंत्रिपरिषद को समझने के लिए हम एक फिगर बना रहे। मंत्रिपरिषद, इसे कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक वेन डायग्राम से तुम्हें दिखा रहे। ठीक, इस वेन डायग्राम में ये क्या हो गया? मंत्रिमंडल, इसे बोलते हैं कैबिनेट। इसी में आते हैं हमारे पीएम साहब, अभी आगे बताऊं। फिर एक इधर बना लो, ये क्या हो गए? स्टेट मिनिस्टर्स। और तीसरा गोला हो गया उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर्स। डिप्टी मिनिस्टर्स। मंत्रिपरिषद जो है उसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं प्रधानमंत्री को लेकर, लेकिन फिर इसी मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडलीय मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक, मंत्रिमंडलीय मंत्री जो होते हैं, जिन्हें हम कैबिनेट कहते हैं, यही वास्तव में ताकतवर मंत्री होते हैं।
इन मंत्रियों की मदद के लिए राज्य मंत्री होते हैं और राज्य मंत्रियों की मदद के लिए उप मंत्री। तो राज्य मंत्री किस लिए होते हैं? इनकी मदद के लिए, इनके अंडर में काम करते हैं। उप मंत्री क्यों होते हैं? इनके अंडर में काम करने के लिए इनकी मदद और इनके अंडर में काम करने के लिए इनकी मदद। ठीक, उप मंत्री सबसे जूनियर, जो इनके असिस्टेंट के रूप में, राज्य मंत्री भी इनके असिस्टेंट के रूप में, और जो मंत्रिमंडलीय मंत्री हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल को इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं, तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वही असली मंत्री होते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। इसलिए यहां पर एक लाइन किताबों में तुम्हें लिखी मिलेगी कि मंत्रिपरिषद की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो वर्क एंड फंक्शंस है वो बेसिकली कैबिनेट द्वारा पूरा किया जाता है। इसीलिए भारत में कैबिनेट सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था है। अब चूंकि ये दोनों इनके अंडर में होते हैं, ये कुल मिला के मंत्रिपरिषद कहलाती है, तो जो ये कहेंगे वही इनकी राय होगी, वही इनकी राय, क्योंकि ये इनके अंडर में होते हैं। तो मंत्रिमंडल की राय को ही क्या मान लिया जाता है? मंत्रिपरिषद की राय। इसीलिए जब भी कोई देश में निर्णय लेना होता है, तुम लोग रोज खबर पढ़ते हो, जैसे यूपी में मंगलवार कैबिनेट की बैठक होती है, ऐसे ही सेंट्रल में हर दूसरे तीसरे दिन कैबिनेट की बैठक होती है। देश में कोई भी निर्णय लेना होगा तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को अपनी कैबिनेट की बैठक करनी होगी। कैबिनेट कहा जाता है, कैबिनेट ही आती है, लेकिन यही मंत्रिपरिषद की सिफारिश मान ली जाती है, क्योंकि कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं उन्हीं के अंडर में अन्य मिनिस्टर्स होते हैं। क्लियर हो गया ये बात? जो कैबिनेट है वो सामान्यतः भारत में इसमें 18-20 लोग होते हैं। बड़े बड़े मंत्रालय इनको दिए जाते हैं, जैसे विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, दूरसंचार मंत्री, वाणिज्य मंत्री, रेल मंत्री। तो ये बड़े बड़े जो मंत्रालय हैं इनके मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे विभाग बढ़ते चले गए। अब आगे की बात समझा रहा। धीरे धीरे भारत में विभागों की, मंत्रालयों की संख्या बढ़ती चली गई। अब कैबिनेट से के मंत्रियों को एक एक को कई कई विभाग दे दिए गए, फिर भी और विभाग बच गए। तो क्या किया गया? राज्य मंत्रियों के इस कैटेगरी को दो हिस्सों में बांट दिया गया। क्या? कुछ हो गए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर्स, और दूसरे क्या हो गए? राज्य मंत्री। अब हमने इनको दो हिस्सों में क्यों बांट लिया? राज्य मंत्रियों में कुछ राज्य मंत्रियों को हमने स्वतंत्र प्रभार दे दिया, अर्थात जैसे आदरणीय श्री संतोष जी हैं, इनको हमने स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री दे रखा है अभी हमने, मतलब भारत की सरकार ने। तो इनका विभाग जो है श्रम एवं नियोजन, ये कैबिनेट के स्तर का नहीं है, लेकिन इनके ऊपर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता। ये सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इनके ऊपर किसी भी, जैसे इनके ऊपर कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होगा तो ये प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेंगे, प्रधानमंत्री के अंडर में सीधे होंगे, तो इन्हें इंडिपेंडेंट कह दिया जाता है, स्वतंत्र प्रभार। कुल मिला के ये 4 तरह के मंत्री अभी भारत में पाए जाते हैं। कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो सबसे खास, फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं जो दूसरे नंबर, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। तो राज्य मंत्री और उप मंत्री तो हमेशा कैबिनेट के अंडर में या इसके अंडर में काम करेंगे, लेकिन स्वतंत्र प्रभार अलग से काम करेंगे। इनको अंडर द प्राइम मिनिस्टर माना जाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर होता है तो वो इसी के अंडर में आ जाता है। संविधान में प्रधानमंत्री को बहुत तवज्जो नहीं दी गई, वहां पे सिर्फ यही लिख दिया गया मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। अभी हमने ये लाइन बताई आपको। तो प्रधानमंत्री सिर्फ इतना ही कह देने से प्रधानमंत्री सबका प्रमुख होके आ जाता है। ये हो गई अभी वर्तमान व्यवस्था। अब यहीं पे 2-3 टर्म आते हैं जो हम अलग से तुम्हें समझा देंगे, लेकिन पहले कुछ प्रश्न तुम्हारे आ रहे उन्हें सुन लें, तब तक तुम लोग इसे समझो, बनाओ, फिर बताता हूं। पीएम के डेथ के
या रिजाइन देने के बाद मंत्रिपरिषद खत्म होती है या पूरे लोक सभा होते हैं? अरे बेटा, प्रधानमंत्री की डेथ या रिजाइन के बाद ऑटोमेटिक सभी मंत्रियों के पद समाप्त हो जाते हैं। ये बात कल भी बताई थी, आज फिर बता दे रहा। सर, कोई पार्टी किसी की सदस्यता खत्म करेगी किसके आधार पर? पार्टी अगर जो किसी की सदस्यता खत्म करती है तो पार्टी के आधार पर, ठीक, पार्टी के आधार पर पार्टी की सदस्यता खत्म होगी। तुम्हारा प्रश्न शायद पूरा नहीं है, तुम जो पूछना चाह रहे, लेकिन तुम्हारा जो प्रश्न लिखा हुआ है, सर कोई पार्टी किसी की सदस्य, पार्टी हमने बनाई, हमारी पार्टी की तुम बात नहीं मानोगे, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम तुम्हारी सदस्यता खारिज कर देंगे। जैसे अभी बीएसपी ने अपने एमएलए की हाँ, पार्टी विरोधी गतिविधियों में कार्य करने के कारण पार्टी आपकी सदस्यता छीन लेगी। ये तो पार्टी के ऑर्डिनेंस में जिसको अधिकार मिलेगा, हर पार्टी का अपना अलग अलग होता है कि संसदीय बोर्ड देखेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष देखेंगे। अपनी पार्टी बनाते समय जो नियम कायदे कानून बना के तुम चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड कराते हो, उनके आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 तक एमपी की संख्या 900 होगी अकॉर्ड टू सेंट्रल थोस्टा। तो इसका हम क्या करें? जितनी होगी तब देख लेना, 900 हो जाएगी तो उसके 15% मंत्री बना लेना। आरएस अली, इस बात के यहां मतलब क्या है? क्वेश्चन पूछा करो, हमें ज्ञान मत देने आया करो यहां, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझो, इस पे बात करो। परीक्षा के लिए जो जरूरी है उससे क्या होगा 26 तक, क्या नहीं होगा, ये सब तुम जानो भाई, तुम्हारा देश है। हम तो अभी मंत्रिपरिषद पढ़ा रहे, इतना समझ में आ गया? कोई काम का क्वेश्चन नहीं है, सब बकवास क्वेश्चन थे। हाँ चलो, एक और आया, देख ले। सर, इंडिपेंडेंस मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, दोनों की पावर सेम होती है क्या? जी नहीं बेटा, इंडिपेंडेंस मिनिस्टर कैबिनेट की बैठक में नहीं जाते, कैबिनेट मिनिस्टर ही कैबिनेट की बैठक में होते हैं, और वास्तविक शक्ति कैबिनेट के पास है इस देश में। तो जो स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट होते हैं, ये इनके बराबर नहीं होते, इनके नीचे ताकत में होते हैं, ठीक। चलो, अब यहाँ पे 2-3 टर्म आते हैं जो भारत में संवैधानिक रूप से या व्यवस्था में नहीं है लेकिन चर्चा में आ जाते हैं, उनको बता देता हूं। एक टर्म आता है किचन कैबिनेट, ये भी ब्रिटिश से लिया गया। ब्रिटिश सिस्टम में एक टर्म आता है किचन कैबिनेट, उसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, किचन कैबिनेट। अब ये किचन कैबिनेट क्या है? ये हमने जो तुम्हें दिखाया, ये किचन कैबिनेट कहा जाता है। वेन डायग्राम से समझा रहा। इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के बड़े खास होते हैं, और ज्यादातर निर्णय कहे जाते हैं कि पहले तो मंत्रिपरिषद सलाह देगी, मंत्रिपरिषद की सलाह वही मानी जाएगी जो कैबिनेट सलाह देगी। फिर ब्रिटेन में ये कहा जाता है कि कैबिनेट में भी कुछ ही लोग होते हैं, 2-3-4, जो असली सलाह देते हैं और वही देश में चलती है। किचन का मतलब किचन, खाना जहां बनता है, तो प्रधानमंत्री का खाना जहां बनता है, वहीं जो लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं वो प्रधानमंत्री के बहुत खास होते हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों की सलाह चलती है। भारत में भी कभी कभी किचन कैबिनेट के एग्जाम्पल दिखाई देते हैं। कैसे है नहीं संवैधानिक रूप से, लेकिन ये टर्म पूछ लिया जाता है, इसलिए तुम्हें बता रहा उदाहरण के तौर पे। जैसे इंदिरा गांधी जी के समय किचन कैबिनेट का जिक्र आता था, 2-3 लोग थे जो उनके बहुत खास थे, उनके घर में खाना खाते थे, उन्हीं के साथ रहते थे, और डाइनिंग टेबल पे जो डिसीजन हो जाते थे वो किचन कैबिनेट। तो उस समय इस किचन कैबिनेट पीएम प्लस सम मिनिस्टर्स एंड अदर्स। फिर बाद में किचन कैबिनेट हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय दिखाई दी। अटल जी की किचन कैबिनेट में अटल जी, अडवाणी जी और प्रमोद महाजन साहब। प्रमोद महाजन किचन कैबिनेट के सबसे खास मेंबर थे, जो वो लोग कहते थे वही होता था। फिर मनमोहन जी के टाइम में एक किचन कैबिनेट, और ये किचन कैबिनेट पूरी दुनिया के संसदीय व्यवस्था में अपने तरह की अद्भुत किचन कैबिनेट थी कि जिसमें खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। उस किचन कैबिनेट को यहां से तुम काट दो तो भी पूरी किचन कैबिनेट बाहर की थी। कौन कौन?
सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अहमद पटेल, बीजार्स, ये लोग किचन कैबिनेट में थे। इवन प्रियंका गांधी को भी रख लो, लेकिन ये लोग ना मंत्री थे न कुछ थे, मंत्रि परिषद में ही नहीं थे, लेकिन सारे निर्णय इन्हीं के चलते थे। ठीक, ये हो गया किचन कैबिनेट। एक दूसरा टर्म तुम लोगों से पूछा जाता है, इसे हम मिटा दे रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए बनाया था, इसका कोई मतलब नहीं। पूछ दिया जाता है कि पढ़े लिखे हो तो बताओ किचन कैबिनेट क्या है, और वो तुम्हें बता रहे इसलिए बता दिया। अब इसी से जुड़ा एक ब्रिटेन में चर्चित टर्म है, वो भी याद कर लो, शैडो कैबिनेट। कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट का मतलब होता है कि जैसे ये मंत्रिपरिषद किस पार्टी की बनती है, जिस पार्टी का सदन में बहुमत होता है, सदन मतलब लोकसभा, लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत है उसका ये कैबिनेट बनता है। तो इन्हीं की तर्ज पर विपक्ष क्या करता है कि अपनी पार्टी के सांसदों को छाया मंत्री, शैडो मतलब छाया, छाया मंत्री बना देती है कि गृह मंत्री के छाया मंत्री के रूप में छाया गृह मंत्री कोई कांग्रेस का आदमी हो जाए, रक्षा मंत्री के डमी कैंडिडेट पे शैडो डिफेंस मिनिस्टर हो जाए। तो पूरी कैबिनेट के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, इन्हीं की तर्ज पर विपक्ष ऐसे ही काल्पनिक रूप से अपने कुछ सांसदों को तय कर देती है, और वो सांसद पूरी रिसर्च उसी मंत्रालय पर करेंगे, और जब सदन लगेगा तो सदन में मंत्रियों से वो प्रश्न पूछेंगे। तो जो विपक्ष का नेता हो जाता है वो शैडो प्राइम मिनिस्टर हो जाता है। तो ये भारत में नहीं पाया जाता है, ये ब्रिटेन में पाया जाता है कभी कभी। लेकिन व्हाट इज शैडो कैबिनेट, छाया मंत्रिमंडल क्या है, तो तुम्हें ये पता है। क्लियर? हमने मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई सारी चीजें बता दी। मंत्रिमंडल ही मंत्रिपरिषद की सभी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है, इसीलिए भारत में मंत्रिमंडल सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था कही जाती है। एक क्वेश्चन आया है शिवानी वर्मा, सर पीएम की डेथ पर मंत्रि परिषद के मेंबर्स अपने पद से ही तो हटेंगे, लेकिन लोकसभा के तो मेंबर रहेंगे। हाँ बेटा, यदि लोकसभा भंग नहीं होती है, जब तक लोकसभा भंग नहीं होगी, लोकसभा के सदस्य बने ही रहेंगे। क्लियर? किसी का आप कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। हमने आज तुम्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेडिंग डलवा के आर्टिकल 74, 75 और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब के बारे में बता दिया है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। आज मैं आप लोगों से सारे क्वेश्चन तुम पूछते रहो, बताते रहेंगे। एक और माफी मांगने जा रहा हूं कि थोड़ा सा आराम करूंगा, और दूसरा जो मैं अपने इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर रहा हूं, उसके लिए आज से मैं फुल टाइम काम शुरू करने जा रहा हूं। इसलिए YouTube पर कुछ दिन के लिए मैं आप लोगों से माफी मांगूंगा। दोबारा से आप लोगों के पास आऊंगा फ्री में पढ़ाने के लिए, लेकिन अभी चूंकि आर्थिक स्थितियां हमारी खराब होती जा रही हैं, संस्थान की, व्यक्तिगत नहीं, संस्था की। व्यक्तिगत तो मुझे जीवन में कभी भी कमाने का संकट नहीं है, लेकिन जो स्टाफ है, जो रेंट है, जो बिजली है, खर्चा है, तो ये सारे खर्चे पूरे करने के लिए पेड वर्जन में भी मुझे पढ़ाना पड़ेगा फ्री के साथ साथ। तो आज से मैं अपना पेड वर्जन पूरा क्रिएट करने के लिए, उसमें आप लोग हमारी www.shresthies.com की साइट पे जाएंगे। उस पे हम जनरल हिंदी का कोर्स, पॉलिटी का कोर्स, उस पे हम आप लोगों के लिए प्री का कोर्स, मेंस का कोर्स सब इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। जो भी कोर्स आपको ऑप्ट करना है, वहां पे आप फॉर्म भरिए, वहां से आपको एक्टिव किया जाएगा। 2 दिन आपका फ्री डेमो क्लास होगा। उसके बाद जब आप फी सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपकी आईडी परमानेंट एक्टिव हो जाएगी और वहां पे रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगे। तो इसलिए आज से सैटरडे संडे तो बंद रहता ही है, लॉकडाउन चलता है वीकेंड, लेकिन आज हो रहा है वेडनेसडे, तो थर्सडे फ्राइडे 2 दिन और मैं गायब हो रहा हूं। आज से मैं अपने ऑनलाइन सेटअप पे काम शुरू कर रहा हूं। उस वेबसाइट के माध्यम से आपको हमारे संस्थान के नोट्स प्राप्त होंगे, उस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, उस वेबसाइट के माध्यम से आपको ऑनलाइन क्लासेस और कोर्सेज मिलेंगे, जिसको मैं आज से शुरू कर दूंगा।
हर चीज की फीस अलग अलग होगी। फीस के संदर्भ में आप 9412444333 पर फोन करेंगे। वहां पे जो भी फीस आपको बताई जाएगी वही आपकी फीस होगी। ऑनलाइन के साथ हमारा ऑफलाइन हाइब्रिड मोड में रहेगा कि आप लोग बरेली में हैं, कभी भी टीचिंग फैकल्टी से मिलना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं ऑफलाइन, आप 9412444333 पर फोन करके हमसे पर्सनली मिल सकते हैं। जो चीज ऑनलाइन नहीं समझ में आ रही उसको ऑफलाइन आके पूछ सकते हैं। तो इसलिए दिल्ली और अन्य संस्थानों की तुलना में हम ऑनलाइन के साथ साथ आपको ऑफलाइन असिस्टेंस भी देंगे। तो आज से YouTube पर हम थोड़े समय के लिए माफी चाहेंगे। आज से हम अपनी वेबसाइट पर काम शुरू करने जा रहे हैं। जब वो काम हमारा पूरा हो जाएगा, क्लासेस रन करने लगेंगे, तब हम आपके साथ फिर जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ एक और संस्था के साथ मेरा जुड़ाव हो रहा है और वो संस्था है अमर उजाला। अमर उजाला की एक कोचिंग है सफलता.com। उस सफलता.com पे भी मैं पढ़ाने के लिए अब अवेलेबल रहूंगा। सर इंटरव्यू प्रिपरेशन 9 PM वाला लिंक कब आएगा? कल शाम को मैंने ग्रुप में भेजा था, बच्चे जुड़े भी थे। आप लोग मैसेज देखते नहीं हो, जुड़ते नहीं हो। हाँ, ऑनलाइन वाला ऑफलाइन आ सकता है मिलने के लिए, पूछने के लिए, अपनी मदद के लिए। बाद में जब ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगा तो ऑनलाइन वालों को ऑफलाइन में कन्वर्ट भी कर दिया जाएगा। कल बेटा हमने दीप्ति इंटरव्यू प्रिपरेशन वाले ग्रुप का मैसेज भेजा था, तुम जाके देखो उसमें। टाइम क्या होगा जो हमने ऑनलाइन फॉर्म भरा है? अभी आज से मैं उस पर काम शुरू कर रहा हूं। जितने लोगों के फॉर्म भर गए हैं आज हम उनकी आईडी एक्टिवेट कर देंगे और आईडी एक्टिवेट होने के बाद आपको मैसेज उसी साइट के माध्यम से पहुंच जाएगा। उस वेबसाइट के माध्यम से सबको मैसेज मिलता रहेगा। अब जब तुम लोग उस पर फॉर्म भी भर रहे हो तो ऑटोमेटिक तुम्हें मैसेज आ जा रहा है। सारी चीजें डेवलप की जा रही हैं। आपको वहीं से मैसेज देके सारी चीजें, सारी सुविधाएं वहां से मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो अभी आप पूछिए। और आज मंत्रिपरिषद बताने के साथ ही कुछ दिन के विराम पर मैं जा रहा हूं और वेबसाइट पर आपके लिए उपलब्ध रहूंगा। उस वेबसाइट पे आप आइए, हमारे 9412444333 नंबर पे आप संपर्क करिए, वहां से सारी सूचनाएं मिलेंगी। और फिर मैं नंबर लिख देगा 9412444333। इस नंबर पर आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। हमारा पर्सनल नंबर जो इनरोल्ड बच्चे हैं उनके पास ऑलरेडी है। ठीक, इसलिए आप लोग अब हमसे वहां पे संपर्क करिए 9412444333। साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को। अब हम आपसे अपनी वेबसाइट के माध्यम से मिलते हैं और वहां पे बात करते हैं। ओके, थैंक यू। थोड़े दिन के लिए विराम के लिए माफी चाहूंगा, दोबारा फिर जुड़ूंगा अपने इंस्टीट्यूट को सेटअप करने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।